एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आपको बता दूं कि ये सारे जो टॉपिक हैं ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट वीडियो के स्टार्टिंग में भी किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सिलेबस था और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड सिलेबस है। अगर हम ध्यान से देखें तो आपने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये जो ज्यादातर सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th के कंप्यूटर साइंस और आईपी से रिलेटेड है। तो हमने कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट को काफी डिटेल में किया है। आईपी वाले पार्ट को पढ़ने में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक कंप्यूटर साइंस से मिलता जुलता होगा उसको हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, लेकिन कोई कंसेप्ट जो नया होगा जो हमने कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ रखा होगा और वो सिर्फ आईपी में ही है तो उसको हम डिटेल में जरूर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम ज्यादा खराब नहीं होगा और इससे जो टाइम बचेगा वो हम अपनी प्रैक्टिस पे टाइम दे सकते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, it is an electronic device that operates according to the instructions stored in its memory। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये मेनली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड होता है? तो ज्यादातर इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। हम लोग जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि कंप्यूटर आईपीओ साइकिल के बेस पे काम करता है, यानी पहले इनपुट देते हैं। इनपुट आइदर इंस्ट्रक्शन हो या फिर डेटा हो या फिर दोनों हो। उसके बाद सीपीयू द्वारा प्रोसेस की जाती है और फाइनली रिजल्ट जनरेट होता है। तो ये मेनली कंप्यूटर इसी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, अ कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इन आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर काफी सारे फील्ड में यूज होता है, डेली लाइफ में भी कंप्यूटर का यूज है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर कंप्यूटर यूज ना होता हो। Computers have taken industries and businesses to a whole new level। कहने का मतलब कि आज के टाइम पे चाहे कंपनी हो या बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज करके एक नए लेवल पर हम लोग अपने इंडस्ट्री, बिजनेस और अपने वर्क को ले जा सकते हैं और हम ले भी जा रहे हैं। कई जगह आपने देखा होगा, इवन एजुकेशन सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। सम ऑफ द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां पर कंप्यूटर आज के टाइम पे यूज नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग। कोई भी चीज का आविष्कार तब होता है जब इसकी जरूरत होती है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर जो है, कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज करके कंप्यूटर का कंसेप्ट आया। अगर हम कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करें तो बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस थे जो कि एक एक करके बनते गए, एग्जिस्टेंस में आया और फिर धीरे धीरे करके कोई ऐसा भी डिवाइस आया जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आज के टाइम पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वही हम देखने वाले हैं कि किस डिवाइस की हेल्प से आज का जो कंप्यूटर है वो कंसेप्ट में आया, एग्जिस्टेंस में आया। अगर हम कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करें तो सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस क्या था? एवेकस। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 500 बीसी में हुई थी।
अगर हम फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करें, पहला कंप्यूटिंग डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए, तो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस एबेकस है। इट इज मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ओनली। अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं और ये बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन एबेकस की हेल्प से किया जा सकता था। लेकिन जनरली इसमें लिमिटेशन थी कि ज्यादातर जो कैलकुलेशन होते थे वो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे वन नंबर का ही अगर हो तो यही सारी कैलकुलेशन हो पाती थी। जो वास्ट कैलकुलेशन होती थी वो एबेकस की हेल्प से पॉसिबल नहीं हो पाता था। नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस उसके बाद आया पास्कलाइन। पास्कलाइन, it performs addition and subtraction of two numbers directly and multiplication and division through repeated addition or subtraction। कहने का मतलब जो एबेकस में लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास डिवाइस आया पास्कलाइन, जिसको इन्वेंट किया था बेस पास्कल ने। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, दो नंबर का डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता था। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होता था तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, तो उस रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ता था। और ये डिवाइस 1642 ईस्वी में एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट आया एनालिटिकल इंजन, a mechanical computing device for inputting, processing, storing and displaying the output, which is considered to form the basis of modern computer। यानी जो ये एनालिटिकल इंजन था, इसकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो आज के टाइम में जो मॉडर्न कंप्यूटर है, सेम एनालिटिकल इंजन की प्रोसेसिंग थी। और यहीं से शुरुआत की गई कि मॉडर्न कंप्यूटर हमारा कैसा होगा, और इसकी हेल्प से ही मॉडर्न कंप्यूटर जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वो बनाया गया। 1834 में एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेबुलेटिंग मशीन की, तो इट इज अ टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। मतलब टेबुलेटिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसका यूज डेटा समराइजेशन के लिए किया जाता था, और जो भी डेटा स्टोर होता था वो पंच कार्ड में डेटा स्टोर किया जाता था। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। मतलब जो एनालिटिकल इंजन था उसमें कैलकुलेशन वगैरह, वास्ट कैलकुलेशन हो जाते थे जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाता है, ये सारी चीजें हो जाती थी। लेकिन जो प्रोग्रामिंग था वो प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं हो पाता था। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तब आया जब टेबुलेटिंग मशीन आई और इसमें पंच कार्ड में डेटा स्टोर करना संभव होने लगा। तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। अगर हम इसकी बात करें तो 1890 ईस्वी में एग्जिस्टेंस में आया था टेबुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट डिवाइस है ट्यूरिंग मशीन, general purpose programmable machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punch card। यानी ये क्या था, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन थी जिसकी हेल्प से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। और इसमें जो डेटा यूज किया जाता था वो डेटा पंच कार्ड में स्टोर रहता था। स्टोर डेटा को यूज करते थे पंच कार्ड से। 1937 में ट्यूरिंग मशीन आया था एग्जिस्टेंस में। उसके नेक्स्ट डिवाइस आया था इडवेक इनियक। अगर हम इनियक और इडवेक की बात करें तो ये क्या था, द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। यानी इससे पहले की जो डिवाइस थी, जैसे अगर हम बात करें ट्यूरिंग मशीन की या फिर टेबुलेटिंग मशीन की, तो इसमें डेटा पंच कार्ड में स्टोर होता था।
लेकिन उसके बाद जो आया इडवेक इनियक, तो इसमें डेटा और प्रोग्राम जो होता था वो मेमोरी में स्टोर किया जाता था। और 1945 में इसकी शुरुआत की गई थी। द इडवेक एंड द इनियक कंप्यूटर्स वेर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। यानी अगर हम पंच कार्ड को रिप्लेस करें तो पंच कार्ड रिप्लेस करने के बाद मेमोरी का कंसेप्ट आया, और मेमोरी जो यूज की जाती थी डेटा स्टोरेज के लिए वो इनियक और इडवेक में यूज होता था। तो मेमोरी का कंसेप्ट जो आया वो इसी कंप्यूटर में आया था। अगर हम इनियक की बात करें तो इनियक होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इडवेक की बात करें तो इडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक और होता है इडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये तीन तरह के तीन फुल फॉर्म यहाँ से हमें ध्यान में रखना है। ये तीनों फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इनियक, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये चीज था इनियक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें इडवेक की, तो इडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा हमने देखा है, तीसरा हालांकि यहाँ जिक्र नहीं है, तीसरा जो है इडसेक, इसका फुल फॉर्म है इडसेक, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो 1947 में ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट आया था, और जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए ट्रांजिस्टर डेवलप किया गया था बेल लैब में यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके बेल लैब में ट्रांजिस्टर डेवलप किया गया, और इसका मेन एम था कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जिस कंप्यूटर में यूज होता था उसकी साइज बहुत ज्यादा होती थी। तो इतनी बड़ी साइज का कंप्यूटर रखना वो थोड़ा चैलेंजिंग था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ट्रांजिस्टर आया। नेक्स्ट कंसेप्ट आया इंटीग्रेटेड सर्किट का। ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी जो कंप्यूटर बनाया गया, हालांकि साइज तो रिड्यूस हुआ था, लेकिन तब भी क्या है कि बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता था उस कंप्यूटर को रखने के लिए। तो उससे क्या है कि उसको रिप्लेस करने के लिए कंसेप्ट आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी बोलते हैं। इट इज अ सिलिकॉन चिप which contains entire electronic circuit on a very small area। यानी एक सिलिकॉन चिप
के फॉर्म में आई और वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक छोटे से एरिया में कवर कर लेता था। द साइज ऑफ कंप्यूटर सेल्स ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ आईसीज, मतलब आईसी की हेल्प से क्या हो गया, कंप्यूटर की साइज कम हो गई। और ये 1970 में कंसेप्ट में आया था। तो ये कुछ कंप्यूटिंग डिवाइस थे जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का कंसेप्ट कहाँ से आया, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट कहाँ से आई, और कंप्यूटर का साइज रिड्यूस करने के लिए किस तरह से इन्वेंशन हुआ। तो इस कंप्यूटिंग के जो इवोल्यूशन है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आज का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के जनरेशन की बात करें तो टोटल 5 जनरेशन आया एग्जिस्टेंस में। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक था। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक। फोर्थ 1971 से 1980 तक। और फिफ्थ जनरेशन 1980 से जो आज तक चल रहा है, ये सब फिफ्थ जनरेशन है। इसमें जनरली मेजर चेंजेस क्या हुए कि शुरुआत का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट फेज में जो बना था, उस कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा होती थी। धीरे धीरे करके साइज को रिड्यूस, टेक्नोलॉजी चेंज होते गई और साइज रिड्यूस होते गया। उसके रेस्पेक्ट में स्पीड पे भी फर्क पड़ा। पुराने कंप्यूटर की स्पीड और आज के कंप्यूटर की स्पीड में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। तो ये कुछ पुरानी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए धीरे धीरे इसमें चेंज किया गया। और चेंज करने के बाद आज के टाइम पर जो हम देख रहे हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है और काफी दिनों से यूज हो रहा है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। पहला है, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन हुआ था 1946 में। 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन चला। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा लार्ज साइज का था, स्लो स्पीड थी और एक्सपेंसिव भी था। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। आप देख रहे होंगे पिक्चर में, इसकी साइज इतनी बड़ी थी कि एक कंप्यूटर में, एक रूम में कंप्यूटर फिट आता था। तो इसकी साइज इस वजह से ज्यादा थी क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी और शुरुआत में ही बनाई गई थी, तो बहुत ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुआ था। धीरे धीरे चेंजेस आते गए। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया 1959 से 1965 तक। अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जो कि हमने इवोल्यूशन के टाइम में पढ़ा कि सेकेंड जनरेशन जो है, ट्रांजिस्टर जो है वो बेल लैब में डेवलप किया गया था। बेल लैब में ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट किया गया और ये ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया, जिस वजह से क्या हुआ कि इसकी जो साइज है कंप्यूटर की थोड़ी सी और रिड्यूस हो गई। अगर हम उसके नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो इम्प्रूवमेंट के बाद थर्ड जनरेशन आया 1965 से 1971। और इसमें जो यूज होने लगा था टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से क्या हुआ, जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर जो थे साइज के, वो रिड्यूस होकर के थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर ऐसा आया कि वो एक टेबल पर फिट हो सकता था। तो इतने ज्यादा चेंजेस आया क्योंकि जो सर्किट थी, वो सर्किट धीरे धीरे रिड्यूस होकर के एक चिप के फॉर्म में आने लग गई। तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जिसको हम एक टेबल पर फिट कर सकते थे। नेक्स्ट आया फोर्थ जनरेशन। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में
फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चला। इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। इसमें काफी सारे कमांड के बेस पे हमारा कंप्यूटर चलता था, और साइज और थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर भी था, एक चिप के फॉर्म में आता था, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो होते थे वो एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से कमांड वगैरह यूज किया जाता था। तो इस तरीके से साइज और भी ज्यादा कम्पैक्ट हो गया। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा यूज हो रहा है। हर जगह बच्चे बच्चे सब लोग एआई का यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में 1980 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया था, जो कि आज तक चल रहा है, और धीरे धीरे जो कंप्यूटर की साइज होते गई वो एक लैपटॉप के फॉर्म में ऑल इन वन डेस्कटॉप आप देख रहे होगे। तो ये सब में क्या हो रहा है, ये सब प्रेजेंट जो है करंट जनरेशन का डिवाइस है, और इसका साइज इतना कम है कि आप इजीली कैरी भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होते गया, स्पीड भी बढ़ते गई। अगर हम बात करें इस ऑल जनरेशन की, तो हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, और उस चेंजेस की वजह से स्पीड साइज सब में फर्क आया। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजीज यूज। मतलब हमने भी टेक्नोलॉजी के आधार पे ही पढ़ा है। टेक्नोलॉजी का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट साइज में अ, इसे डिवाइड किया गया, और हमने फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन पढ़ा है। तो मेनली आज की वीडियो में हमने एक तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा इवोल्यूशन और जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लास्ट टॉपिक था। ये दोनों हमने कंप्यूटर साइंस में वाले सेक्शन में नहीं पढ़ा था, इसीलिए इसको हमने डिटेल में पढ़ा। और दोनों को कंबाइन कर दें तो जो कॉमन अगर बनता है तो सारे कंसेप्ट आप इससे कवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, ऑलरेडी हमने सीएस वाले पार्ट में थोड़ा सा किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा क्या डिटेल में ही किया है। तो बाकी हम लोग जो भी होगा एक क्विक रिवीजन के तौर पे उस टॉपिक को यहाँ हम करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।